वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। पॉलिटी का जो है वो 6 लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। 3 कैटेगरी में बांट कर जो है वो डीपीएसपी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, उसके बाद लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत में भी ऐसे ही दिया हुआ, और लक्ष्मीकांत का ही जो है ये माइंड मैप है। ठीक है, लैंग्वेज भी उसी का है, ताकि आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ो सेम लैंग्वेज आपको मिलेगा। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। डीपीएसपी में जो आपको याद रखने वाली चीज़ें ये है कि पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जिसमें मैक्सिमम लोग फंडामेंटल राइट्स मार के आते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में कभी भी बात होगा, ठीक है, कौन बात करता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में, तो डीपीएसपी बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट 4 में है ये, और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक जो है ये कवर करता है डीपीएसपी। उसके बाद नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, कोई अगर स्टेट इसको इन्फोर्स नहीं कर रहा है तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये पार्ट 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है डीपीएसपी। ठीक है, 2 आर्टिकल है जो हम लोग देखते हैं, पहला आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 37। उसके बाद सारा आर्टिकल जो है वो हम लोग इस डिवीज़न में पढ़ेंगे। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल और इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 ये कहता है भैया कि इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, कि आर्टिकल नंबर 36 में क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, कंटेंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो प्रिंसिपल दिया हुआ उसका एप्लीकेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 37। अब मेन कहानी हम लोग अपना शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 38 से, कि 38 का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38। अब ये आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है, आराम से समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 ये कहता है कि भैया इन इक्वलिटीज़ को, जो इन इक्वलिटीज़ है सोसाइटीज़ में, उसको आपको रिड्यूस करना है, उसको आपको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, चाहे वो इन इक्वलिटीज़ रिलेटेड हो इनकम से, ठीक है, कोई फैसिलिटीज़ से या अपॉर्चुनिटीज़ से, ये सब को क्या करना है, ये सब को कम करना है आपको। ये आर्टिकल नंबर 38 कहता है। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है कि भैया इन इक्वलिटीज़ कम किया जाए, इससे वेलफेयर होगा सोसाइटी का, होगा, बिल्कुल होगा। आर्टिकल नंबर 39 का क्या कहानी है, आर्टिकल नंबर 39 को आप जो है वो 2 स्टार 3 स्टार लगा लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, ये है मेन और ये है वीमेन। ठीक है, काम कोई इतना ही है, चाहे दोनों में से कोई भी करे। अगर मेन काम करता है तो उनको मिलता है भैया 500 रुपया, और विमेन अगर यही सेम काम कर रही है तो इनको मिल रहा है 400। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, आप पे अलग अलग कर रहे हैं, काम जो है सेम है भैया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। काम अगर बराबर है तो पैसा भी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पहले ऐसा हुआ करता था, अब भी सोसाइटी में ऐसा नहीं कि 100% कहानी यही है। ठीक है, वीमेन से कोई काम करवाता है तो उनको कम पैसा देता है, और मेन वही काम करेगा तो ज़्यादा पैसा ले लेगा सेम काम के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे इनइक्वलिटीज़ और फैलेगा। आपको इसको रोकना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करना है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 39 ही कहता है कि भैया हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के हेल्थ को डेवलप करना है।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, सोशलिस्टिक इन नेचर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है, मतलब कि सोशलिस्ट के बारे में बात कर रहा है, ये सोशलिज्म के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 39A इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इक्वल जस्टिस, सबको जस्टिस बराबर मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जस्टिस बराबर है, सही है। फ्री लीगल एड टू दी पुअर, और पुअर पर्सन जो है उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। मान लिया कोई ये क्राइम कर दिया, अब इनको कोर्ट के पास जो है भैया पेश होना है, तो वहाँ पे चाहिए वकील। अब वकील को हायर करने के लिए इस पुअर पर्सन के पास पैसा नहीं है, नो मनी एट ऑल, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक गवर्नमेंट वकील उनको दिया जाए, ठीक है, जो केस जो है इनके बिहाफ पे लड़ेगा वो, इसी को कहा गया फ्री लीगल एड टू दी पुअर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 41 राइट टू वर्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 41 राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन भी। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ, पब्लिक असिस्टेंस देना है किस केस में, पहला ओल्ड एज में, ठीक है, सिकनेस में, कोई बीमार है तो, या कोई डिसेबल है तो, इन सबको क्या देना, पब्लिक असिस्टेंस देना है। हॉस्पिटल वगैरह में आपको इन लोगों को इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 42 इम्पोर्टेंट है, मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल नंबर 42 टॉक्स अबाउट द मैटरनिटी रिलीफ, सवाल आता है, याद रखो आप, और कुछ भी नहीं है इसमें। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है, सिक्योर ए लिविंग वेज, कम से कम आप इतना पैसा दीजिए कि गुजारा हो सके, ठीक है। फिर दूसरा ही स्टेटमेंट इसमें है कि ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक अच्छा लाइफ हो, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नागरिक को आप एक अच्छा लाइफ दें। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल दी वर्कर्स, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए सारे वर्कर्स को, एक एक भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सिक्योर लिविंग वेज, ठीक है, इसमें है मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल नंबर 43A में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। उसके बाद क्या है 47, आर्टिकल नंबर 47 स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन होना चाहिए एक, ठीक है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इसमें ये 43A इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में आप वर्कर को भी धीरे धीरे शामिल कीजिए, सही है। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, क्या कहानी है गांधीयन प्रिंसिपल की। आर्टिकल नंबर 40 जो है शुरुआत है कहानी। आर्टिकल नंबर 14 आपको पता है, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायत के बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, 40 है ये सारा पंचायत लोग, पंचायत के सारे मेंबर बैठे हैं, याद रख सकते हो ऐसे। आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, अब गांधीयन प्रिंसिपल है तो यही सब कहानी होगा सारा, ठीक है। 46 प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन SC/ST weaker section of the societies and protect them from social injustice and exploitation, ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कीजिए, कहाँ कहाँ, SC/ST के पास, वीकर सेक्शन के पास, और उनको जो है आपको प्रोटेक्ट करना है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, सोशल इनजस्टिस जो उन लोगों के साथ होता है SC/ST के साथ या वीकर सेक्शन के साथ, उनको प्रोटेक्ट करना है उससे। कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है सोसाइटी में इन लोगों को तो उससे प्रोटेक्ट करना, ये सब स्टेट की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 47 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 47 जो है बहुत ही सिंपल है, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, अब 47 रुपये वाला शराब नहीं पीना भैया, ठीक है, मतलब प्रोहिबिट करना है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ एनिमल,
एनिमल को स्लॉटर नहीं करना है। स्टेट ऐसा कदम उठा सकते हैं कि कभी भी जो है स्लॉटर बंद किया जा सकता है, जो एनिमल को मारने की कहानी है, ठीक है, स्लॉटर हाउसेस को बंद किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 43 भी इम्पोर्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है ये। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस में है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस में है? वह 43B में। उसके बाद देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, DPSP। कौन कौन सा 4 न्यू? आर्टिकल नंबर 39 पढ़ चुके हम लोग, आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 और आर्टिकल नंबर 48A। आर्टिकल नंबर 48 में ए में क्या है? इन्वायरमेंट हो, फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ हो, ये सबको प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की क्या कहानी है। आर्टिकल नंबर 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, 44, ठीक है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आर्टिकल नंबर 44 को, ठीक है, 4 दोनों सेम है तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 45 टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड को इम्प्रूव करना एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल तक जब तक वो कंप्लीट नहीं कर ले तब तक आपको एजुकेशन देना है उनको। अब तो आर्टिकल नंबर 21A ऐड हो गया जिसमें 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा है और 6 साल तक के बच्चों को भी आपको एजुकेशन देना है, ठीक है, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल नंबर 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। मतलब क्या हुआ कि इसमें इनोवेशन करना है सर आपको, ये नहीं कि आप ट्रेडिशनली ही एग्रीकल्चर हो रहा है, ट्रेडिशनली ही एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, ठीक है, आपको इसमें जो है वो मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च करके आपको इसमें इनोवेशन लाना है। किस में? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। आर्टिकल नंबर 48 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है भाई? ये प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हम लोगों ने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ऐड किया गया था 48A, जिसमें बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सबको प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का है। आर्टिकल नंबर 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लस प्लेसेस, ठीक है ना, विच आर डिक्लेयर नेशनल इम्पोर्टेंस, ये सबको प्रोटेक्ट करना आर्टिकल नंबर 49 के तहत। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में जो है सेपरेट किया गया जुडिशियरी के काम को और एग्जीक्यूटिव के काम को, सर्विस को। आगे चलते हैं। 51 इम्पोर्टेंट है। कैसे, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेशनली ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, प्रमोट करना है। और क्या है कि मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन स्टेट नेशंस एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स बाय द आर्बिट्रेशन। सबके साथ अच्छा हार्मनी जो है बना के रखना, हम लोगों को ऑनरेबल जो है वो रिलेशन मेंटेन करके रखना है, ठीक है, सारे नेशंस के साथ। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है भैया तो आर्बिट्रेशन के थ्रू आप इस मसला को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 51 में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 43A और 48A, ये 4 आर्टिकल जो है ऐड किया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडेड आर्टिकल नंबर 38, सही है।
आर्टिकल नंबर 38 जो ऐड किया गया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद आर्टिकल नंबर 86, आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 86 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऐड किया आर्टिकल नंबर 21, जिसमें ये कहा गया कि भैया 6 से लेके 12 तक, ठीक है, 6 से लेके 12 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में है बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये है 97 है ये, 97 है ये, ठीक है, थोड़ा मिल गया है 7 यहाँ पे, 97 है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें जो है आर्टिकल 43B को ऐड किया गया है, जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ सवाल बनता है, यहाँ से सवाल सब इम्पोर्टेंट है, जितना भी अमेंडमेंट है वो सब इम्पोर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल नंबर 38, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल नंबर 21A, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल नंबर 43B, ये सब ऐड किया गया है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर जो है वो 7th भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कंप्लीट पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, 3 पेज में कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत में जितना फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो सिर्फ 3 पेज में कहानी ख़त्म, और हर एक चीज़ इंक्लूड किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, हर एक चीज़ को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। वन मोर थिंग, जो है जितना भी अभी तक लेक्चर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो सारा का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है भैया, लिंक आप जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा PDF अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ वो सब का PDF वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।